एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट में पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। आज डे 1 में सिर्फ इतना पढ़ेंगे, उसके बाद डे 2 में बाकी सब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको डे 2 में कवर करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मीनिंग मत समझ लो कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है। देखो, आपने पिछले चैप्टर में मैट्रिसेस पढ़ा था। मैट्रिसेस का क्या है, मैट्रिसेस का यूज क्या था? खाली उसको उसका यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस का यूज करते हुए। बट मैट्रिसेस डजंट हैव एनी वैल्यू, बट डिटर्मिनेंट एक वैल्यू रखता है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे 3/3 के डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट क्या है कि जैसे मैट्रिक्स का सिंबल ये होता था, इसके अंदर हम एलिमेंट रखते थे। डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, ठीक है। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हम 3/3 की या 2/2 का ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो सेम जो कंसेप्ट आपने मैट्रिसेस में पढ़े हैं वो सेम कंसेप्ट डिटर्मिनेंट में होंगे। 3/3 का मतलब क्या है कि 3 रो 3 कॉलम होंगे। 2/2 का मतलब 2 रोज 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर ही हो सकती है, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। स्क्वायर ही होगी डिटर्मिनेंट हमेशा। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिटर्मिनेंट्स को हम नोटेशन कैसे करते हैं, उसका लिखते कैसे हैं? देखो, मैट्रिसेस को आप ऐसे लिखते हो, इस तरह से लिखते हैं आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट को खाली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, ये इसको क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकालेंगे। ये यहाँ पे मोड नहीं है, इसको जो है मोड से कंफ्यूज मत होना। इट इज नॉट मोड, ठीक है, मोड नहीं है ये। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ए करके दोनों तरफ बार बनाते हैं। इट इज नॉट ए मोड, इट इज ए डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो थोड़ा देख लो। डिटर्मिनेंट अगर 1/1 ऑर्डर का है, मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे? ऑर्डर अगर 1/1 है तो डिटर्मिनेंट ऐसा होगा, मान लेते हैं ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2/2 का है तो उसके अंदर क्या होगा? ये दो रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, इस तरह लिखेंगे। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ए का मल्टीप्लाई डी में करो, सी का बी में करो, दोनों को माइनस कर दो, AD माइनस BC। तो किसी भी ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो इस तरह से फाइंड करते हैं। ए को डी में मल्टीप्लाई करो, सी को फिर बी में मल्टीप्लाई करो, इसको इससे माइनस करो। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3/3, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो एक डिटर्मिनेंट होगा आपके पास ABCDEFGHI। मान लेते हैं कि ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमें? तो सबसे पहले हम देखो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हम एक्सपेंडिंग अलोंग द रो, एक्सपेंडिंग अलोंग। इस डिटर्मिनेंट को क्या है, हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट अस से दैट इसको हम इस ABC के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ABC। तो हमें करना क्या है कि पहले हमें नंबर लिखना है, A नंबर लिखना है। A लिखा हमने, फिर हमें 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लिखना है। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट में क्या होगा? ए लिखा है हमने, तो ए के सामने वाली जो रो है और ए के सामने वाली जो कॉलम है उसके एलिमेंट को ढक दो, ये ढक दो, ये ढक दो। तो क्या बचा? EFHI बचा, EFHI। और ये मैंने सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब माइनस लिखो, माइनस के बाद फिर दूसरा एलिमेंट लिखो, बी लिखो, और उसमें क्या करना है आपको? फिर बी के रो और बी की कॉलम दोनों ढक लेनी है। तो बी की कॉलम ये है, बी की रो ये है, तो क्या बचेगा? DFGI। फिर प्लस लिखो, अल्टरनेट रहेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब सी लिखेंगे, सी में फिर यहाँ पे ये ढको, ये ढक लो, क्या बचा? DEGH। तो इस तरह से हम किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को लिख देते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन उसका इस तरह से करेंगे।
अलोंग द फर्स्ट रो भी कर सकते हो, अलोंग द फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हो। ये है अलोंग द फर्स्ट रो, अलोंग द फर्स्ट रो। अगर इसको अलोंग द कॉलम करते हैं तो क्या होगा, पहले ए लिखना पड़ेगा, ए के बाद ए का रो, ए का कॉलम ढक लिया, ए का रो ढक लिया, तो क्या बचा ई एफ एच आई, फिर माइनस दूसरा एलिमेंट डी आ गया, अलोंग द कॉलम कर रहे हैं हम, तो डी लिखो, डी के सामने वाली कॉलम रो ढको, डी के सामने वाली रो ढको, तो क्या बचा बी सी एच आई प्लस माइनस, उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर अगला एलिमेंट जी लिखेंगे, ठीक है, जी की कॉलम रो ढक ली, डी जी की कॉलम ढक ली, तो क्या बचेगा बी सी ई एफ। दोनों की वैल्यू आप देखोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। नॉट ओनली फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को। सो ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, देख लेते हैं इसको 3 को कैसे करना है। एक डिटरमिनेंट दिया है, उसने उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है ट्राइंगल, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0। और एक हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होती है उसी के अलोंग उसको हम एक्सपेंड करते हैं। क्यों एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये जो जीरो है उससे दूसरी जो छोटी छोटी जो डिटरमिनेंट बनेगी 2/2 की, वो जीरो हो जाएगी। कैसे, अगर हम इसको इस कॉलम के अलोंग अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 4 के बाद एक छोटा 2/2 का डिटरमिनेंट, ये कॉलम ढक जाएगी, ये रो ढक जाएगी, क्या बचेगा -1 3 4 और 1। अब इस जीरो लिखेंगे, जीरो का ये कुछ भी लिखो जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो लिखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने एक्सपेंड उसके अलोंग करना है कोई भी रो या कोई भी कॉलम जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी -1 -12, तो ये आ जाएगा -13 एंड 4 हो गया -52, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी। सिमिलरली आप एग्जांपल नंबर 4 में फाइंड कर सकते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू। एग्जांपल नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। 4 में क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया है 0 - sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा 0 - sin बीटा -cos अल्फा sin बीटा और 0, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, इसके अलोंग अगर इसको आप एक्सपेंड करते हो तो इस इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक रो या हर एक कॉलम में एक 0 है। सो कहीं भी इसको आप एक्सपेंड कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये पहले वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरे वाला -sin अल्फा, तो माइनस का हो जाएगा +sin अल्फा, ठीक है। अब इसको आप, तो क्या बचेगा, sin अल्फा बचेगा, उधर बचेगा -cos अल्फा, इधर बचेगा -sin बीटा, और ये बचेगा 0। फिर बचेगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा की ये रो ढक लो, cos अल्फा की कॉलम ढक लो, तो क्या बचेगा sin अल्फा -cos अल्फा 0 और sin बीटा, ठीक है। एक्सपेंड कर लो इसको, sin अल्फा, देखो sin अल्फा की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -sin बीटा -cos अल्फा, ये हो जाएगा आपका। तो इसको लिखेंगे हम sin अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 0 - sin बीटा cos अल्फा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा cos अल्फा, ये sin अल्फा sin बीटा, और ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, इसको प्लस वाला है तो पहले लिख दो, cos अल्फा sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos अल्फा और sin बीटा, ठीक है। sin अल्फा cos अल्फा यहाँ पे कॉमन आ गया, देखो कट ही गया है तो एक से, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा, ये एक दूसरे से कट गया, तो आंसर कितना आया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया है, 5 में एक क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, दो डिटरमिनेंट को इक्वल रखा है, तो वहां पे क्या करना है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
वैल्यू फाइंड करके उसको इक्वल रख देना है। तो ये दिया है उसने कि भाई एक दो डिटर्मिनेंट है 3x x1 दिस इज इक्वल्स टू 3 4 2 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर 5 इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। ओके, सो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√2। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 करनी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.1 आपको खुद करनी है। अभी पढ़ेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम डिटरमिनेंट्स को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपली उसको सोल्व कर सकते हैं। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ध्यान से देखिए, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सोल्व कर देता है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। किसी डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 1 है तो रो एंड कॉलम कैन बी इंटरचेंज्ड, रो एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो अगर कोई डिटरमिनेंट है आपके पास इस तरह से ABCDEF GHI, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना दूं, ABC लिख दूं, DEF लिख दूं, GHI लिख दूं, तो देयर इज एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम इन दैट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी डिटरमिनेंट की रो को कॉलम से और कॉलम को रो से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम ऑपरेशन को इस तरह से दिखाते हैं कि CI कैन बी इंटरचेंज विद RI, ठीक है, CI कैन बी इंटरचेंज विद RI। इसके लिए एग्जांपल नंबर 6 भी दिया उसने एक, ये बहुत सिंपल है, इसको इजीली कर सकते हो। क्या करना है कि पहले उसको हमें मैट्रिक्स की वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसके रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू देखनी है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो उससे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर रो को रो के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है, रो को अगर रो के साथ इंटरचेंज करना है, किसी रो से दूसरी रो को आप इंटरचेंज कर रहे हो या किसी कॉलम को दूसरी कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हो, तो एक बार इंटरचेंज होने के साथ जो है माइनस का सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो, देन साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो इफ एनी टू रोज और कॉलम, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स इंटरचेंज्ड, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज करते हो, देन वैल्यू जो हो जाती है डिटरमिनेंट की वो माइनस हो जाती है, ठीक है। देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज, ठीक है, खाली उसका साइन चेंज होगा। जैसे कोई डिटरमिनेंट है अगर इस तरह से ABCDEF GHI, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी पहली कॉलम को पहली दूसरी कॉलम से रिप्लेस कर देता हूं। तो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, इसको मैंने इधर लिख दिया BEHADGCFI। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा, अगर ये डेल्टा है तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा, ठीक है, समझ गए बात। तो एक इंटरचेंज किया है, अगर दूसरा इंटरचेंज हम मार देते हैं तो क्या होगा, अगर इसको हम इधर पहुंचा देते हैं तो क्या होगा, फिर से ये माइनस साइन एक और आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगी क्या BEH, अब इसको इधर ले आओ CFI ABG, तो ये हो जाएगी भाई डेल्टा के बराबर, ठीक है। क्यों डेल्टा के बराबर, क्योंकि फिर इसका साइन चेंज हो गया, आपने फिर से एक इंटरचेंज मार दिया, सो आपने फिर से कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2।
तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की आप कोई एक रो या एक कॉलम दूसरी किसी रो या कॉलम से आप इंटरचेंज कर देते हो, सो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ओके, उसका खाली साइन बदलता है। इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई आप एक एग्जांपल से भी कर सकते हो। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, यानी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, रो हो या कॉलम, आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। फॉर एग्जाम्पल, एक डिटर्मिनेंट है आपके पास ए बी सी ई एफ जी। इसमें क्या है, देखो ये पहली वाली रो और दूसरी वाली रो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एक डिटर्मिनेंट आपने ली ए बी सी ई एफ जी, इसमें क्या है, ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है। इस प्रॉपर्टी को आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को कोई एक एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर ये डिटर्मिनेंट ये लिखा है के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, के को बाहर निकाल सकता हूं, के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखो इसमें और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर इस के को आपको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई, बट इन दिस it is not there. If you multiply a constant, then it is to be multiplied within a row or within a column, not to all the elements. सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, आपको किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज है, मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रोज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आ जाएगा। ये 1 2 3 है, ये 2 4 6 है, 3 8 9 है, ठीक है। तो अब ये दो रोज यहाँ पे आइडेंटिकल हैं, इनका रेशो जो है आइडेंटिकल है। देखो इसका रेशो कितना है, 1 2 3 है, इसका रेशो कितना है, इसका भी रेशो 1 2 3 है। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। सो बोथ द टू रोज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में, किसी रो या किसी कॉलम में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, किसी कॉलम रो में अगर कुछ ऐड हो रहा है, जैसे आप a प्लस लैम्डा 1, b प्लस लैम्डा 1, c प्लस लैम्डा 3, ये लैम्डा 2 ले लो, ये लैम्डा 3 ले लो, ठीक है। a b c हो गया, उसके बाद d e f हो गया, उसके बाद g h i हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से किसी डिटर्मिनेंट में लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, ए डी जी लिखो, बी ई एच लिखो, सी एफ आई लिखो, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे पहली रो जो हो जाएगी आपकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो जाएगी, दूसरी रो हो जाएगी डी ई एफ हो जाएगी, तीसरी रो हो जाएगी जी एच आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी कॉलम, किसी भी रो में अगर कहीं यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो उस एडिशन को हम ऐसे सेपरेट करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। ओके,
इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 इसी पे बेस्ड है, उससे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज नथिंग, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें, किसमें, मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी। जैसे वहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे थे हम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे थे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कर रहे थे। ठीक है, रो ऑपरेशन भी करा है हमने वहां पे, और हमने कॉलम ऑपरेशन भी करा है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जो आपने अगर मैट्रिक्स पढ़ा है, जिन्होंने बच्चों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है, मेरे पिछले वाले लेक्चर को जाके देखो, तो मैट्रिक्स में मैंने पढ़ा है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है डिटरमिनेंट के अंदर भी। उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। अब कुछ ऑपरेशंस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 हम पढ़ेंगे कुछ इसी प्रॉपर्टीज में जो अभी मैंने बताया, इन प्रॉपर्टीज में बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 उसमें दिया है कि a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b और a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c और ये है 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हुए हमें इसमें प्रूव करना है कि ये a क्यूब के इक्वल इसको लाना है। तो हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन करना है हमें। तो जैसे ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स के अंदर किए हैं वैसे ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे। हम मान लेते हैं रो ऑपरेशन करते हैं। देखो ये देखने में आ रहा है इसका डबल है, इसका ट्रिपल है। तो किसी भी डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करने का तरीका क्या है कि आपको मैक्सिमम 0 बनाने हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर। तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इससे माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि R2 को मैं लिखता हूँ R2 माइनस 2R1 और R3 इज इक्वल टू लिखता हूँ R3 माइनस 3R1। ठीक है, देखो जिस रो को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उस रो पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। आप R1 को यूज कर रहे हो, इस ऑपरेशन में भी R1 को यूज कर रहे हो, इस ऑपरेशन में भी R1 को यूज कर रहे हो, तो R1 को आपको टच नहीं करना है। R1 जो है आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आपने इसको माइनस कर दिया तो 2a माइनस 2a हो जाएगा 0। 3a प्लस 2b माइनस 2a, 3a माइनस 2a हो जाएगा a और 2b माइनस 2b हो जाएगा 0। 4a माइनस 2a तो ये हो जाएगा 2a, 3b माइनस 2b ये हो जाएगा b और 2c माइनस 2c हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। इसको 3a माइनस 3a ये हो जाएगा 0। 6a माइनस 3a 3a हो जाएगा, 3b माइनस b हो जाएगा 0। 10a माइनस 3a 7a हो जाएगा, 6b माइनस 3b 3b हो जाएगा और 3c माइनस 3c हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये आपकी डिटरमिनेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट में क्या है, सिंपली इसको एक्सपेंड कर लो क्योंकि आपने क्या है 2 0 बना ली यहाँ पे। तो इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे तो सिंपली ये फिर a आ जाएगा और a को फिर इधर ढक लो। ठीक है, इधर ढक लो तो क्या बनेगा आपका a बनेगा 2a प्लस b बनेगा, 3a बनेगा, 7a प्लस 3b बनेगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप सॉल्व कर लो a इंटू a का मल्टीप्लाई 7a प्लस b में तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस इसका मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, 3ab से 3ab कैंसिल हो गया, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर a स्क्वायर हो गया तो कितना आया a क्यूब आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से आपका एग्जांपल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने किस तरह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को, इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया है। ठीक है, अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा। मैं आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है,
सो अब एग्जांपल नंबर 12 विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें यहाँ पे एग्जांपल 12 में क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। तो ये है x प्लस वाई, ये है z, ये है 1 y प्लस जेड और x 1 z प्लस x y और 1। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ एक सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो मैं क्या करता हूँ कि r1 को मैं लिख देता हूँ r1 प्लस r2, r1 और r2 को ऐड कर देंगे तो कुछ एक सिमिलरिटी आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दूसरी रो क्या आ जाएगी, जेड एक्स वाई, तीसरी रो आ जाएगी 1 1 1। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई प्लस जेड पहली रो में से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। तो हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है। यहाँ पे देखो r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल, दोनों रो एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी डिटर्मिनेंट की, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 क्या है कि थोड़ा सा लेंथी है, उसको हमें एक्सपेंड कर करके वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जांपल नंबर 13 क्या दिया है, यहाँ पे 1 1 1 ए बी सी, बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, देखो जहां पे बात आती है एक्सपेंड करने की तो वहां सबसे पहले क्या करो आप, जीरो जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने बना लो। तो हम क्या कर सकते हैं कि R2 को लिख देंगे R2 माइनस R1, R3 को लिख देंगे R3 माइनस R1। ठीक है, ऐसे कर लो तो क्या होगा, तो हम डिटर्मिनेंट को लिख देंगे। देखो R1 को हम ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो R1 को एज इट इज लिख दो, R1 को छेड़ना नहीं है। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, B माइनस ए हो जाएगा ये सी ए माइनस बी सी, सी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ओके, इसमें से इसको माइनस किया, 0 आ गया, सी माइनस ए करा, यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा। ओके, अभी देखो सिंपल हो गया, यहाँ पे 2 0 आ गई, तो इसको इसके एक्सपेंड हम इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 में ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, b इंटू ए माइनस सी, माइनस इसके मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, माइनस सी माइनस ए इंटू सी इंटू ए माइनस बी। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, ये सब, ये तो दोनों तो बाकी 0 हो जाएंगे। कुछ कॉमन है इसमें, हाँ बिल्कुल है, कॉमन है सी माइनस ए तो कॉमन ले लो और एक ए माइनस बी कॉमन ले लो। तो ए माइनस बी कॉमन लिया और एक कॉमन लिया सी माइनस ए। तो ये देखो ए माइनस बी कॉमन लिया हमने, ये बी माइनस ए है, तो एक माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो और ए माइनस सी का सी माइनस ए है तो एक माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। ठीक है, बी फिर माइनस सी माइनस ए हमने बाहर निकाल लिया। ओके, ए माइनस बी हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा हमारा, सी बचेगा। तो आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें टेक्निक्स का यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पड़ेगा। अब फटाफट हम एग्जांपल नंबर 14 देख लेते हैं। आई होप कि थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 में क्या करना है, बी प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी, ये हमें दिखाना है 4abc के इक्वल। ठीक है, थोड़ा सा जब आप इसको करोगे ना तो आपको करते करते क्या है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, हमें 0 बनाना है। ठीक है, 0 जितनी मैक्सिमम बन जाएगी उतना बढ़िया है। तो 0 कैसे बना सकते हैं आप, देखो अगर हम एक 0 यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि अगर R1 को लिख दें R1 माइनस R2 प्लस R3, तो यहाँ बन जाएगा 0, है ना भाई। B प्लस सी को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो B कर दो इसको, R1 को इसमें से माइनस कर दो, B प्लस सी को इससे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब A माइनस ए 0 हो जाएगा।
ठीक है, c प्लस सी हो जाएगा 2c, तो ये आ जाएगा -2c, a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2b। ठीक है, बाकी जो आपकी रोज है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। कहीं अगर और भी 0 हो सकता है तो और भी 0 बना सकते हो। ठीक है, क्या और 0 कहीं हो सकता है? नहीं, और कहीं 0 नहीं। एक 0 हो सकता है कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें, तो इसको हम सिंपली अभी एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड अगर करोगे इसके साथ में तो ये तो पहले वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरे वाला आएगा -b के साथ क्या रहेगा? -2c -2b, c और a प्लस b। ठीक है, प्लस c आ जाएगा, c के साथ क्या रहेगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो बचेगा -2c -2b और c प्लस a और b। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे आप, सोल्व करने के बाद आ जाएगा 4abc। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15। देखो मेन चीज क्या है हमारा कि हमें 0 सबसे ज्यादा बनानी है। 0 बनाने के बाद क्या है, वैसे भी आप इसको देखो सोल्व तो आप इसको बिना 0 बनाए भी कर सकते हो, लेकिन वहां से क्या पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो देखो अच्छा हमें दिखाना है इसको 0 के बराबर है। अभी देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम में अगर कुछ एडिशन हो रहा है तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। फिर प्लस में लिख देंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, तो एक एक को करके यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग सोल्व कर सकते हैं, इसको अलग सोल्व कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें x कॉमन आ रहा है सब में, इसमें y कॉमन आ रहा है, इसमें z कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 1 1 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स वाई जेड आपने लिख दिया। तो एक्स वाई जेड के बाद क्या बचा, 1 1 1 बचा, ये x ये y ये z बचा, और ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इनकी रो कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये x देखो, अब इसको हम 2 स्टेप हमें इसको यहाँ पे जंप करवाना है, इसकी रो से इसको कॉलम को हमें चेंज करना है। तो चेंज करना है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। देखो या तो इसको ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर लो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पे आप 1 को इधर ले आते हो, x को उधर ले जाते हो। ठीक है, 1 इस वाली कॉलम को आपने क्या करा, देखो इसके आइडेंटिकल बनाना है आपको, इसको 1 वाली कॉलम को पहले लेके आना है, x को लेके जाना है दूसरे वाले में, और इसको लेके जाना है इधर। ठीक है, तो कितने आपको ट्रांजेक्शन करने पड़े, 1 को आप यहाँ लेके आ गए, इसको आप वहां लेके आ गए। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, इसको फिर उधर लेके गए, इसको इधर लेके गए। तो यहाँ पे आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो एक ट्रांजेक्शन के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। ओके, आप इस वाली रो को, इस वाली कॉलम को आप इधर लेके आ रहे हो, तो ये वाली कॉलम एक एक राइट साइड में खिसक जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस लिखोगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 1 1 लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देखो आपने किया क्या है, 2 बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, तो 2 बार ट्रांजेक्शन करोगे तो स्क्वायर करोगे, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन में क्या किया आपने कि इस 1 को यहां लाए और एक्स वाई जेड को वहां लेके गए। ठीक है,
तो ये 1 1 वाली इधर लेके आए, एक्स वाई जेड को उधर लेके गए। अभी क्या है 1 1 1 यहाँ हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ हो गया, एक्स वाई जेड यहाँ पे हो गया। अब क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को उधर लेके आओगे, एक्स वाई जेड को इधर लेके आओगे। तो आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, आपने 2 बार रो 2 बार कॉलम को इंटरचेंज किया। पहली बार क्या किया कि C1 को इंटरचेंज किया आपने C3 से, दूसरी बार क्या किया आपने C2 को इंटरचेंज किया C3 से। तो कितने ट्रांजेक्शन हुए आपके, 2 ट्रांजेक्शन हुए। तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं -1 का स्क्वायर लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दोनों की दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, ये भी डिटर्मिनेंट सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ये कॉमन ले लो, आप ये वाली डिटर्मिनेंट कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगी क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब वही सिंपल कंसेप्ट है आपका। क्या कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर लो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कर लो और आपको इसको 0 बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम 0 आपको बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे R2 को लिख देते हैं R1 को लिख देते हैं R1 माइनस R3 और R2 को लिख देते हैं R2 माइनस R3। मान लेते हैं कि R3 हमने माइनस कर दिया R1 और R2 से, ठीक है। तो हम जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा R1 को R1 माइनस R2, तो ये पहला 0 हो गया, x माइनस जेड हो जाएगा ये वाला। दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं इसको। ये क्या बनेगा 1 माइनस 1 वाई माइनस जेड, तो ये क्या बचेगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो x माइनस जेड कॉमन, x माइनस जेड कॉमन, y माइनस जेड, y माइनस जेड कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो कॉमन आ गया आपका x माइनस जेड कॉमन आया है और एक आया y माइनस जेड कॉमन, ठीक है। इस रो में से x माइनस जेड ले लिया, इस रो में से y माइनस जेड ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पे 0 1 और x प्लस जेड बचेगा, यहाँ पे 0 1 और y प्लस जेड बचेगा, यहाँ पे 1 z और z स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करो, ठीक है। एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड और x माइनस जेड वाई माइनस जेड, ये 0 ये 0 ये 1, तो यहाँ पे 1 ये हो जाएगा और ये, तो क्या बचेगा y प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, कुछ कटा z से z कट गया तो क्या बचा y माइनस एक्स बचा। तो ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड और y माइनस एक्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको y माइनस एक्स को थोड़ा अच्छे से लिख लो, y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिख लो, y माइनस जेड को तो y माइनस जेड लिख दिया, ये x माइनस जेड है इसको z माइनस एक्स लिख दो, तो एक माइनस यहाँ से आया एक माइनस यहाँ से आया, दोनों प्लस हो गए, तो मैंने लिख दिया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ओके। तो अभी ये क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि भाई इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एंड उसने क्या किया था कि ये डिटर्मिनेंट को 0 इक्वल दिया था और वो पूछ रहा है कि अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब ये उसने डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है एग्जाम क्वेश्चन में, तो जब ये 0 है तो ये 0 ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये ना ये 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ये उसने पूछा है, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब एक छोटा सा और टिपिकल थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 16। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है,
बट थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी भी है ये डिटर्मिनेंट में, क्या थोड़ा ट्रिक भी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो बहुत लंबा फंसोगे, है ना। तो इसका तरीका क्या है कि जितना मैक्सिमम आप इस पे एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। आर डी शर्मा लो, आर एस अग्रवाल लो, एनसीईआरटी लो, सबसे जो एक्सरसाइज आपको मिलती है वो एक्सरसाइज आप यहां से कंप्लीट करो, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 16 देखो। 16 में क्या कह रहा है, वो डिटर्मिनेंट दिया है उसने 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। तो देखो यहां इसने क्या किया, यहाँ पे एक हिंट दिया है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, इस तरह से कुछ कन्वर्शन करना है। तो यहाँ पे क्या करो हम कि ए बी सी कॉमन ले लेते, ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं इस पूरे मैट्रिक्स को, सो पूरे डिटर्मिनेंट को। तो पहली रो को हम ए से डिवाइड करेंगे, दूसरी रो को बी से डिवाइड करेंगे, तीसरी रो को सी से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर लिया और अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा, इसको ए से डिवाइड करो पहली रो को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। दूसरी रो को बी से डिवाइड करा तो ये 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन बी। तीसरी रो को सी से डिवाइड करा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब देखो यहाँ पे आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी कि अगर इनको ऐड कर दे सबको, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, है ना। तो क्या करो, R1 इज इक्वल टू कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कर दिया हमने, तो क्या होगा ए बी सी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। थर्ड में भी हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो और ये बचेगा 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। अब ये ऊपर वाली रो को कॉलम ले, दोनों ऊपर वाली ये जो है इस पोर्शन को आप कॉमन ले सकते हो, ए बी सी बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। उसके बाद आपकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई खेल नहीं है, यहाँ पे खेल क्या बच गया आपका, बस माइनस करते जाना है। माइनस करते जाओगे तो आपका यहाँ पे, अब सिंपली इसको एक्सपेंड भी कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा कैसे करते हैं इसको। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हम कॉलम ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमें 0 बनाने हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 0 बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हम C1 को C1 माइनस C3 कर दो, C2 को C2 माइनस C3 कर दो, ठीक है। तो जब करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा और 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। अब C1 को C1 माइनस C3 1 माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा, ये पहला 0 हो जाएगा। 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 अपॉन सी माइनस ये करोगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा। 1 अपॉन बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी करोगे 1 बचेगा। 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी करोगे -1 बचेगा और ये बच जाएगा 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लो
इस वाली कॉलम के अलोंग, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचेगा ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इसको लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा फिर -1, तो वैल्यू आ जाएगी +1। तो क्या बचा, ये बच गया ए बी सी इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, एक तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। और क्या करो, यहाँ पे ए बी सी एलसीएम ले लो, तो ए बी सी एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो एक आपका जो प्रूव करना था, हमें ये वाला प्रूव करना था, एक ये वाला प्रूव करना था, दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको जीरो मैक्सिमम बनाने हैं और प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इनको सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट्स को, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो तरीका इसका ये कि मैक्सिमम और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 आपको खुद करनी है, इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी, तो वो आपको खुद करनी है, उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, कुछ अगर नहीं होता है तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में जाके। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रिकी है वो, तो इसीलिए कर रहा हूँ उसको। देखो, एक क्वेश्चन दिया उसने 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3 5 7 8 9 और इसको लिख दूंगा 63 + 2 72 + 3 और 81 + 5। ठीक है, लिख सकता हूँ भाई। 65 को लिख दिया मैंने, 63 + 2 75 को 72 + 3 86 को 81 + 5। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज इसको स्प्लिट करके लिख दो दो डिटरमिनेंट में। ठीक है, उसको लिख दूंगा मैं 2 3 5 7 8 9 और ये हो जाएगी 2 3 5, दूसरी हो जाएगी 2 3 5 7 8 9 और ये हो जाएगी 63 72 और 81। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल है। और इसमें देखो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 63 को मैं लिख सकता हूँ आपका 7 × 9, इसको क्या लिख सकता हूँ 8 × 9, इसको लिख सकता हूँ 9 × 9। ठीक है, तो ये देखो 7 8 9 का मल्टीपल आ गया यहाँ पे, 7 8 9, दोनों का रेशो सेम है, दोनों कॉलम का, तो दोनों कॉलम का रेशो सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। ठीक है, 0 + 0 हो जाएगा 0। तो इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होंगे, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको बहुत क्लेवरली, बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। 4.2 पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए, ये सब टेक्निक्स का यूज इस एक्सरसाइज 4.2 में होगा, ये आपको करनी है खुद। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, किसी ट्राइंगल का एरिया भी हम डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ट्राइंगल क्या होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट। जैसे ये कोई ट्राइंगल है तो इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, एक होगा x2 y2, एक होगा x3 y3। ठीक है, तो ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें फाइंड करना है एरिया। सो एरिया फाइंड करने का पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको, डिटरमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट से फाइंड करने का तरीका क्या है कि इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। ठीक है, तो ये एक डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का आप इजीली सोल्व करके फाइंड कर सकते हो, उसका आधा कर दो तो आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। बहुत सिंपल है। ओके,
इस तरह से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो आप। तो एग्जांपल नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1। मैं इसको सोल्व करने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। अब एग्जांपल नंबर 18 हम देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम एग्जांपल नंबर 18 को करेंगे। 18 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए, कोई पॉइंट दिया है उसने, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 3, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 0, एंड यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फिक्स फाइंड के इफ डी दिया है उसने के 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो उसका एरिया जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 3 दे दिया उसने, तो ये क्या आ जाएगा 1, पहले x1 y1 और 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो 1 0 और 0। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x1 y1 यानी कि पहले लिखेंगे 1 3 1, फिर लिख दो 0 0 1, फिर लिख दो k 0 1। ठीक है, फॉर्मूला हमने रख दिया। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। कहाँ पे हम इसके एक्सपेंड इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे ये खाली यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बाकी में हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 0 माइनस और ये जो है 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे, देखो ये इसको ढक लो, इसको ढक लो, तो क्या बचेगा 0 माइनस 3k, 0 माइनस 3k इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो सिर्फ यहाँ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि ये एरिया प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ k की 2 वैल्यू हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी और एक प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरिया तो प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू हो सकती है एरिया की, तो इसीलिए यहाँ पे 6 की वैल्यू भी प्लस माइनस हो सकती है। तो जब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। सो k की 2 वैल्यू आ गई, एक -2 आ गई और एक आ गई +2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट करनी है। तो अभी आज तक के लिए हम इतने रखते हैं, फिर हम डे 2 में अगला ये जो बाकी हमारा पोर्शन बच गया है इस पोर्शन को कवर करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इस चैनल को आप शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।